क्या कभी ये सोचा है कि भारत सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी आखिर चलती कैसे? कौन किससे कंट्रोल करता है? इसका पूरा का पूरा खाका या कहिए ब्लूप्रिंट हमारे संविधान के पार्ट 5 में दिया गया है। ये एक ऐसा डिजाइन है जो सिर्फ पावर देता नहीं, बल्कि उसे बहुत सावधानी से बैलेंस भी करता है। तो चलिए इस सिस्टम की नींव को समझते हैं। असल में ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिकी है, शक्तियों का बंटवारा यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मकसद ये पक्का करना है कि सरकार का कोई भी एक हिस्सा, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी, इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो दूसरों पर हावी हो जाए। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम देखेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम संसद के अधिकार क्षेत्र को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पावर को समझेंगे, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स पर नजर डालेंगे और फिर बात करेंगे उस संस्था की जो देश के पैसे पर नजर रखती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी कानून बनाने वाली संस्था यानी संसद की, और देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे इसके कामकाज के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी करता है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आर्टिकल 122(1) साफ साफ कहता है कि संसद के अंदर की कार्यवाही कैसे चल रही है या उसमें कोई प्रक्रिया की गलती तो नहीं हुई, इस आधार पर अदालतें सवाल नहीं उठा सकती। एक तरह से ये संसद को अपना काम आज़ादी से करने का प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद को खुली छूट मिल गई है। कई बड़े अदालती फैसलों ने इस लाइन को और साफ किया है। अगर संसद के अंदर कोई प्रोसीजरल गलती होती है, मतलब कामकाज के तरीके में कोई भूल चूक होती है, तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देगी। लेकिन अगर संसद कोई ऐसा काम कर दे जो सीधे सीधे संविधान के किसी मूल सिद्धांत को ही तोड़ता हो, तो कोर्ट उसकी समीक्षा बिल्कुल कर सकती है। चलिए अब आते हैं जुडिशरी यानी न्यायपालिका पर। हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से अल्टीमेट एम्पायर बनाया है, जो बड़े बड़े संवैधानिक झगड़ों में आखिरी फैसला सुनाता है। तो आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही खास पावर देता है, जिसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि जब केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा विवाद हो या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे और कहीं नहीं। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है, तब क्या होता है? यहीं पर आर्टिकल 132 पिक्चर में आता है। ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट को लगता है कि किसी केस में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, तो वो एक सर्टिफिकेट दे सकता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी लेजिस्लेटिव पावर की, जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को दी गई है। लेकिन हाँ, ये पावर बहुत ही सख्त शर्तों के साथ आती है। जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां देश को तुरंत एक कानून की जरूरत है, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी इमरजेंसी में सरकार क्या करेगी? इसका जवाब है आर्टिकल 123। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है। ये एक टेम्पररी कानून होता है, लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी संसद के बनाए किसी कानून की होती है। और यहीं पर इस पावर पर लगा हुआ चेक एंड बैलेंस हमें साफ साफ दिखता है। अध्यादेश कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है, इसकी एक फिक्स लाइफ होती है। जैसे ही संसद का सेशन दोबारा शुरू होता है, इस अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी है, और अगर सेशन शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर संसद इसे पास नहीं करती, तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। अब आते हैं उस संस्था पर जो पूरे सिस्टम पर नजर रखती है। पैसे के मामले में ये वो फाइनल चेक है जो सरकार की फाइनेंशियल जवाबदेही तय करता है, और ये जिम्मेदारी निभाते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में CAG कहते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है जिसका काम है जनता के पैसे के एक एक रुपए का हिसाब रखना। तो आर्टिकल 149 CAG को ये पावर देता है कि वो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के खर्चों की बारीकी से जांच करे। इसका मकसद ये देखना है कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया था वो वहीं खर्च हुआ है या नहीं। अब CAG की रिपोर्ट का सफर कहां तक जाता है? देखिए, आर्टिकल 55 एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया बताता है। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या गवर्नर को देते हैं, और फिर ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस रिपोर्ट को संसद या विधानसभा के सामने रखवाएं, जहां उस पर पब्लिकली बहस हो सके। तो जब हम इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन का एक बहुत ही शानदार और मजबूत सिस्टम नजर आता है। मतलब
हर पिलर का अपना एक दायरा है, लेकिन हर पिलर पर किसी दूसरे का कंट्रोल भी है। संसद अपने अंदरूनी मामलों में आज़ाद है, लेकिन उसके बनाए कानून कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। कार्यपालिका इमरजेंसी में कानून बना सकती है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। और इन सब के ऊपर एक आज़ाद ऑडिटर है जो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है। तो ये जो पूरा डिजाइन है, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है, वो आर्किटेक्चर है जिस पर हमारे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। यही सिस्टम शक्तियों के संतुलन को बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस बदलती और कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमारा संविधान का ये बैलेंसिंग एक्ट, ये संतुलन बनाने का सिस्टम देश में स्थिरता कैसे बनाए रखेगा और पावर के गलत इस्तेमाल को कैसे रोकेगा? ये एक बड़ा सवाल है।